Hi guys, welcome back to the new vlog. My name is Yogya, one of the PA student. So I've just finished my 3 weeks of pediatric placement in one of the hospital. Of course, I can't disclose the name. Um, तो जो मेरी प्लेसमेंट थी वो थी 3 weeks की. और उसमें कवर्ड किए थे मैंने पीडियाट्रिक का वार्ड, उनका आउट पेशेंट क्लिनिक, उनका असेसमेंट यूनिट एंड यूनिट्स. आई डोंट नो इफ आई हैव कवर्ड और नॉट. तो इस बारे में मैं बात करूँगा कि मैंने कितना टाइम किस वार्ड पे निकाला, किस एरिया में स्पेंड किया, और कुछ हिस्ट्री टेकिंग टिप्स बताऊँगा मैं आपको. और ऑल ओवर मतलब आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपने किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आने वाले हो या फिर कहीं भी जाने वाले हो. पर मतलब कि जैसे मेरी वहाँ पे जब मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे 2-3 मेड स्टूडेंट्स भी थे विच दे रियली लाइक्ड आवर करिकुलम, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी स्पेसिफिक लिस्ट दी है हमें कि जो हमें स्किल्स लेनी है पर्टिकुलर प्लेसमेंट से. और उसमें हमारा जो सुपरवाइज़र है वो अपनी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐड कर सकता है. फॉर एग्जांपल इन माय प्लेसमेंट माय सुपरवाइज़र वांट मी टू गेट अ kind of feedback from each consultant or senior doctor which I was working with. तो that was really helpful. तो अगर तो आपने वार्ड पे जाना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वार्ड राउंड से पहले ही पहुँचो, मीटिंग अटेंड करो ताकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सको. ठीक है. इंट्रोडक्शन होगी, आपने वार्ड राउंड करा. वार्ड राउंड यूजुअली लास्ट लाइक 3 to 4 hours, 2 to 3 hours, depends how busy is it. I will not recommend you to spend your afternoons in ward. So you can go either to the outpatient clinic or pediatric assessment unit. ये इसको ज़्यादातर PAU भी बोलते हैं मोस्टली हॉस्पिटल्स में. तो PAU क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी में गया कोई बच्चा, तो इमरजेंसी वालों के पास इतनी जगह नहीं होती, आप कह लो, या इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे बच्चे को ठीक कर सके. फॉर एग्जांपल अगर उसको 3-4 घंटे की केयर चाहिए तो अब डायरेक्ट वार्ड पे भी नहीं भेज सकते. तो उसका एक लिंक है बीच में, पीडियाट्रिक असेसमेंट यूनिट. तो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं हर टाइम. तो दूसरी बात, हिस्ट्री टेकिंग, राइट. जो हिस्ट्री टेकिंग है ना, इसमें अब फॉर लेट्स टेक एग्जांपल, तो आप मोस्टली आप हिस्ट्री लोगे पेरेंट्स से. अब मैं इसको गलत सेंस में नहीं बोल रहा कि हाँ पेरेंट्स तुमको ज़्यादा बताएंगे कम बताएंगे. मतलब पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर वरीड होते हैं. तो वो थोड़ा तुमको थोड़ा ज़्यादा ही बताते हैं कई बार. तो उसका आपने थोड़ा आइडिया लगाना है, आपको विद टाइम आपको पता लग जाएगा. दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मतलब आपने ना एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है पेशेंट के साथ. ऑफ कोर्स आप बातें आप उनके पेरेंट्स से कर रहे होंगे, पर ऐसा ना हो कि बच्चा आपसे दूर भागे, तो उसके साथ आप उसको आप इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो. एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, काफ़ी सीनियर, वन ऑफ द रैचेस. व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, सेड below I think 8 years of age he used to blow balloons in gloves. I mean, he just used to blow the gloves and just tie it up and make a balloon and make some smileys on the balloon, on the glove. So उससे मतलब आप अच्छे ना इंट्रैक्शन अच्छा आप बिल्ड कर सकते हो. ठीक है. तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, और अपनी थोड़ी ना हाई पिच वॉइस पे बात किया करो, उस पर आप थोड़ा चाइल्डिश आपकी आवाज़ लगती है. ठीक है. दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू. तो मैंने नहीं किया, बट आई रियली लाइक दैट. तो हाँ, तो वही आपका नॉर्मल सब कुछ चलेगा. हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंसर्न, पास मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, यू कैन इंक्लूड your allergies, and then family history and your social history. So history of presenting concern तो of course मेजर पार्ट होता है, पर इसमें एज सच मेजर सब कुछ ही होता है. बिकॉज फॉर एग्जांपल आप पास मेडिकल हिस्ट्री है, राइट. मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं साथ साथ उसमें देखता हूँ. तो पास मेडिकल हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप एक तो जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 साल के बच्चे को देख रहे हो, ठीक है. तो उसकी बर्थ हिस्ट्री, ठीक है, उसका मोड ऑफ डिलीवरी, आप उसकी गेस्टेशनल एज है, और एनी कॉम्प्लिकेशंस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ. और
और क्या आप इम्यूनाइजेशन पूछ सकते हो, अप टू डेट है कि नहीं, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ठीक है, वेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, बिकॉज वेट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स वी हैव टू सी इन नियोनेट्स। और ड्रग हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब बहुत कम बच्चे ही होते हैं। एक हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी, अगर नियोनेट्स वगैरह है तो मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग है कि फॉर्मूला मिल्क है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। आपने देख के जाना कि कौन कौन से मिल्क, कौन कौन से मिल्क मिलते हैं मार्केट में जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते, तो मतलब फैट्स प्रोटीन्स करके कुछ होता है, कांट रियली रिमेंबर द नेम, एनीवेज, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो इसमें क्या होता था, आई थिंक 5 साल तक, आई कांट रिकॉल, तो आप देख लेना कि अस्थमा हम, इवन दो आप श्योर भी हो, आप आई थिंक 3 साल, पता नहीं 5 साल तक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते अस्थमा, बिकॉज यू हैव टू डू पीक फ्लो एंड अदर स्टफ, एंड यू कांट रियली एक्सप्लेन टू द किड हाउ यू हैव टू डू द पीक फ्लो, तो वो एकदम बॉर्डर लाइन रहता है, बट उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम वैसे ही रहता है। तो एक ये है, तो अब फॉर एग्जांपल कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह में आ रहा है, तो हाँ, तुम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में, सॉरी फैमिली हिस्ट्री में क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो उनको कि हाँ, पेरेंट्स कोई स्मोक तो नहीं करता, ऑफ कोर्स ये सोशल में आएगा कि मतलब उन्हें तो नहीं है अस्थमा, कुछ कुछ भी COPD वगैरह कुछ भी, मतलब ठीक है। और फिर एक सोशल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल हिस्ट्री क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारा, कोई अनवेल तो नहीं है घर में, ठीक है। और एक बड़ा अच्छा एक्रोनियम है हेड्स, विच यू कैन रिमेंबर, HEADSS, देयर आर 2 S इन दैट। H फॉर होम, कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, घर में कौन कौन है, हु इज़ एट होम, ठीक है। और उसके बाद E से है एजुकेशन, राइट। अगर हम 7-8 साल के हैं, 7 to 8 years के हैं, कि अटेंटिव है क्लास में, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन या मतलब स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हाँ, H फॉर होम, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ मतलब वो कौन सी स्पोर्ट खेलता है, उस पर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, मतलब ये लेज़ी नहीं, मतलब कि मतलब ये स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं है, मतलब हाउ हाउ वर्ड नहीं याद आ रहा, एनीवेज। तो फिर आता है ड्रग्स ऑफ कोर्स। 4-5 साल के बच्चे से तुम क्या पूछोगे, हाँ, फॉर एग्जांपल 10 to 12 years तक के मतलब तुम बच्चों से पूछ सकते हो। वो भी तुमने देखना है एनवायरनमेंट, कि मतलब फैमिली तो नहीं है अराउंड, तो बिकॉज ऑफ कोर्स सम किड्स कांट कन्फेस इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। फिर सेक्सुअलिटी भी पूछना, वो भी ध्यान रखना तुमने एनवायरनमेंट का। और एनी काइंड ऑफ, इफ दे आर कमिंग विद depressed mood and stuff, so the other S is suicide and depression kind of things, right? So the take home message is, do focus on your social history, that's really important. And again, past medical history, then you can include everything, for example their birth and their immunization is really important. And do focus on your smoking, alcohol and stuff. Yeah. एंड देन एग्जामिनेशन, राइट। तो एग्जामिनेशन किड्स में, फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा आया, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, डू चेक द ईयर्स, बोथ ऑफ देम, बिकॉज मेरे से भी कई बार गलती होती थी, वो कंप्लेन यहाँ पे करते थे तो मैं सिर्फ यही वाला देखता था। तो और बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग, राइट। तो वो रोएंगे ही रोएंगे, ठीक है। तो वो तुमने ध्यान रखना है कि तुमने कैसे एंगेज करना है। और उसका एक, हाँ, अगर कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास जो सा ओटोस्कोप है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की टिप लगती है, राइट। तो आपने उसको यूज़ करने का मतलब उसको उससे थोड़ा यूज टू होना है कि बच्चों में, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं, एकदम मूव करेंगे तो वो दे कैन इंजर देमसेल्व्स, राइट। तो उसका एक तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल मैं किड हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी लेग्स लेफ्ट करूँगा, ठीक है, जो मुझे पीछे से होल्ड कर रहा होगा उनका एक हैंड यहाँ आएगा मुझे कवर करने के लिए, राइट, तो ताकि मैं अपने हाथ से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पीछे ना कर सकूँ। एक हाथ आपका यहाँ आएगा, ठीक है, पेरेंट्स का, और एक हाथ उनका आएगा हेड पे, यहाँ पे ऐसे, राइट। तो उनका हेड और ये दोनों स्टिल हो जाएगा एकदम,
तो आप लेफ़्ट वाला कर सकते हो। फिर जब आपने राइट वाला चेक करना है तो आप राइट में करके ऐसे आप कर सकते हो। तो ये आपने तरीका सीखना है। ईयर्स, और चेक द ईयर्स एंड माउथ, टॉन्सिल्स, check their body for any rash are quite common. And the other thing is, if they are like neonates, check their frontanels. Stethoscope, in kids it's really difficult to hear their breathing, and you can't really tell them to take a deep breath in, and so you have to be very good with your stethoscope, right? और एक आपने उनका फूड का ज़रूर पूछना है, उनका फूड इनटेक 50% से ज़्यादा तो उन्हें नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि दैट्स अलार्मिंग। तो जो कॉमन कंडीशंस से वो आते हैं हमारे पास, वो है मतलब एस्थमा, मतलब एस्थमा जैसे यू नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, कांट रियली टॉक, हाई रेस्पिरेटरी रेट, ये मतलब ब्रोंकियोलाइटिस यू कैन से, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना आपने देखनी है, इनका ट्रीटमेंट, इनका मैनेजमेंट, इनका डायग्नोसिस, ठीक है। ब्रोंकियोलाइटिस इज़ क्वाइट कॉमन। देखते हो कि आप फॉर एग्जांपल सल्ब्यूटामोल वगैरह जो भी आप दे रहे हो वो आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, और कितनी मैक्सिमम डोज दे सकते हो। फिर आपने उनको ख़त्म कैसे, मतलब विद इन 4-5 घंटे आपने ठीक भी कैसे करना है, ताकि आप फॉर एग्जांपल पहले 2 घंटे में देते हैं, फिर 4 घंटे में वही डोज दोगे, फिर 5 घंटे में दोगे, तो उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो मैं कुछ एक आधा केस आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यार एक ये बड़ा इंटरेस्टेड केस था। So she was a 5-year-old girl presented with diarrhea, burning sensation while passing urine. She had a fever of around 39ish, and on examination, her four limbs were quite puffed up, and then her face was also swollen, and she had a CRP of 17. She gained 7 kgs of weight in last 5 days, and in last week she had 5 week she had a course of antibiotics for UTI as well. So here you can think of, okay, so there's something wrong going with the kidneys, right? So burning sensation while passing urine could explain the UTI. Sudden gain weight, like swelling all throughout the body. So I mean, यहाँ पे आके ना मुझे लगा कि यार it could be either nephrotic or nephritic, right? तो फिर ऑफ कोर्स हमने उसको वार्ड पे एडमिट कर लिया। उसके बाद जो मैंने अगले दिन उसके नोट्स पढ़े, तो दे हैव ऑर्डर्ड ऑल द जेनेटिक थिंग्स ऑफ किडनी to check whether it is nephritic or nephrotic, but I thought it's glomerulonephritis. So because there was like bloods and protein in urine as well, and there was something else as well, I can't really remember. उसके बाद एक constipation kids में बहुत common है, right? Do check their calcium, of course, because calcium can cause constipation. उसके बाद एक उसमें ना डिसइंफेक्शन रेजीम होती है, सो आई वाजंट अवेयर अबाउट दैट, तो वो आप एक बार नाइस पे जाके देखना, दैट्स रियली नाइस। और अपना जो सा कॉमन थिंग्स है, ब्लड टेस्ट करा तो आप ऑर्डर करोगे सीलियाक वगैरह के, और बी स्पेसिफिक विद योर मामर्स, क्योंकि एक यही एज होती है जब आपको जेनेटिक, नॉट जेनेटिक, जैसे आपको अर्ली चाइल्डहुड में आपको जो पता लगते हैं मर्मर्स आप जो सुनते हो, सो बी स्पेसिफिक। आप उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि कौन सा मर्मर कैसा लगता है सुनने में। यार ना एक ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे खेलते रहते हैं वगैरह, चोट लग जाती है उनको, तो 4-5 दिन बाद वो पेरेंट्स को बताता है कि हाँ हमें यहाँ दर्द हो रही है क्योंकि हम उस दिन गिरे थे, तो उनको लगता है कि यार फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया। तो तुमको उससे थोड़ा आइडिया लगाना कि यार फ्रैक्चर वाला बंदा कैसे प्रेजेंट कर सकता है और कैसे नहीं कर सकता, और कितनी देर बाद कर सकता है।
तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था यार पीडियाट्रिक मेरा ओवरऑल। तो अपने सुपरवाइज़र से डू मेक श्योर कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी वो आपको इंडक्शन वाले डे पे समझाएँगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दो, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत बताया तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्स तो आजकल सारे ही पढ़ते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कर दो, मेरे को भी पता लग जाएगा। या फिर अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो या और किसी प्लेसमेंट की, बाकी मैं अभी अपनी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, जिसको हम यहाँ पे ए.एन.ई बोलते हैं, उसकी भी बनाऊँगा। और एक ओब्स एंड गायनी की भी मैं बनाऊँगा। ओब्स एंड गायनी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वी आर नियरली 500।